बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स इन बोर्ड और आज हम करेंगे मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के मॉडल पेपर के देखें कौन से न्यूमेरिकल्स आए हैं। ये सेक्शन बी में न्यूमेरिकल है, ये है सेक्शन बी का पार्ट 5। ठीक है, इसमें देखें क्या न्यूमेरिकल आया है। प्रूव दैट द वेक्टर्स ए is equal to 4i plus k, b is equal to 3i plus j plus 2k and c is equal to I minus j minus k can form the sides of a right angled triangle। अब यहाँ पे देखें कि मैंने जो है देखें इसमें जो पेपर में साइन था यहाँ पर था -4i, मैंने इसको चेंज किया है क्योंकि ये रॉन्ग है और इसके -4i के साथ ये जो है सॉल्व नहीं हो रहा है ये। ठीक है, तो इसको मैंने ठीक यहाँ पे चेंज किया और 4i के साथ जो है ये हो रहा है। ठीक, तो ये इस तरह से जो है ये मैंने इसको करेक्शन किया, सिर्फ ये वाली। ठीक है, माइनस साइन जो है इसको पॉजिटिव किया मैंने। अब ये इसमें ये कह रहे हैं कि जो तीन वेक्टर हैं ए बी सी, ठीक है, तो आप प्रूव करें कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है फॉर्म कर रहे हैं ये। तो इसी तरह का एक जो क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास बुक में भी है, हमने किया है कि तीन वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना था कि वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं ये। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमें करना क्या होता है कि जो दो वेक्टर है इनमें से कोई जो तीन वेक्टर हैं इनमें से हम कोई दो वेक्टर ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद अगर रिजल्टेंट जो है ठीक है वो थर्ड वेक्टर आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि तीनों वेक्टर जो है एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो अब वो दो वेक्टर कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ए प्लस बी को ऐड करें तो सी आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि बी और सी को ऐड करें तो ए आ जाए और ये भी हो सकता है कि ए और सी को ऐड करें तो बी आ जाए। तो अब हम इतना लंबा काम नहीं करते हैं कि हम सब दो को ऐड करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें ओरली जो है ठीक है आप मेंटली इसको करके हम देख लेते हैं। सिर्फ पहली जो टर्म है ठीक है उसको आप चेक कर लेते हैं, अगर पहली टर्म जो है वो सही आंसर दे रही है तो बाकी भी सही आंसर दे देंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देख लें कि कौन से दो वेक्टर हैं जिनकी फर्स्ट टर्म जो आई वाली जो फर्स्ट टर्म है ठीक है यानी इनको ऐड करके ठीक है वो तीसरे वेक्टर की फर्स्ट टर्म आ रही है। ठीक है, अब आप ये खुद देख लें कि 4i और i को ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा 5i, तो क्या इसका 5i आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा है ये। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इन दोनों को ऐड करें ठीक है 4i और 3i तो इसका 7i, तो क्या इसका 7i आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन इन दोनों को अगर आप ऐड करें बी और सी की पहली टर्म को अगर आप ऐड करें यानी 3i और i को तो ये हो जाएगा 4i और ये आ रहा है 4i। ठीक है, और ये देखिए दोनों ऐड करके पॉजिटिव 4i आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे पॉजिटिव किया है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म को चेक करना होता है, बाकी फिर वो खुद ही आ जाता है। तो हमें यहाँ से पता चल गया ठीक है फर्स्ट टर्म ऐड करके कि इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इसकी पहली टर्म आ रही है, तो इसका मतलब है कि बी और सी जो है ऐड होंगे और ए क्या होगा इसका रिजल्टेंट होगा और ये जो है ये तीनों वेक्टर जो है एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, अब बी सी जो है हम इसको ऐड करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हमने ये देख लिया, चेक कर लिया ओरली कि बी सी को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, बी प्लस सी, ठीक है ये पूरा मैंने बी का वेक्टर लिखा है 3i प्लस जे प्लस 2k और ये मैंने सी का वेक्टर लिखा है प्लस i माइनस जे माइनस के। ठीक है, अब देखें ऐड करते हैं 3i प्लस i, ठीक है 4i हो जाएगा। ठीक है, और जे के साथ क्या होगा, देखें जे आपके पास क्या है प्लस जे और माइनस जे, तो ये प्लस जे और माइनस जे जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या होगा प्लस 2k और माइनस के, ये आ जाएगा प्लस के, और यही हमारा वेक्टर है। ठीक है 4i प्लस के, ठीक है ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास ठीक है प्रूव हो जाता है इस तरह से कि तीनों वेक्टर जो हैं एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने बी और सी को ऐड किया है तो यहाँ पर डायग्राम इस तरह से बनेगी इसकी कि बी और सी जो है आप ऐड करेंगे तो ये हेड टू टेल ज्वाइन होंगे बी और सी, और ए क्योंकि इनका रिजल्टेंट आ रहा है तो ए इस तरह से आप इसका रिजल्टेंट बनाएंगे। ठीक है, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, इस तरह की डायग्राम बन रही है। अभी क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैंने यहाँ पर बी और सी जो कि ऐड हो रहे हैं
ठीक है, उनके बीच में मैंने एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया है कि इनके बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अब हम इसको प्रूव भी करेंगे कि क्या बी और सी के बिटवीन में 90 डिग्री आ रहा है। अगर 90 डिग्री आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि ये कैसा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो अब हमें एंगल कैलकुलेट करना होगा बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, और बी और सी के वेक्टर ही हमें आगे चाहिए। तो अब ये देखिए हम मालूम करेंगे एंगल बिटवीन बी एंड सी। और देखिए जब भी दो वेक्टर हमारे पास होते हैं आई जे के फॉर्म में, ठीक है, तो हम जो है कौन सा, ठीक है, यूज़ करते हैं डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट ए और बी के हवाले से अगर आप देखें तो आपने डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ए डॉट बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, कॉस थीटा, ये पढ़ा था आपने, ठीक है। यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बी और सी वेक्टर हैं तो ए और बी की जगह हम लिखेंगे बी सी, ठीक है, बी डॉट सी इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको क्योंकि एंगल मालूम करना है तो आप कॉस थीटा यहाँ रखिए और बी सी जो है यहाँ पे लिखी जाइए, ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बी डॉट सी डिवाइड बाई बी सी, ठीक है। अब ये जो है सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर के हमने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, पास्ट पेपर के भी, ठीक है। तो आप जो है अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लें सेकेंड चैप्टर के। तो ये बी डॉट सी जो है यहाँ पर होता है बी और सी का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, आगे हम देखेंगे भी कैसे निकालते हैं। और ये जो बी सी है ये है वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो कि अंडर रूट के फॉर्मूले से निकाला जाता है, और ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये भी अंडर रूट के फॉर्मूले से निकाला जाता है ये, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला बनाया, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे बी डॉट सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी डॉट सी का फॉर्मूला भी, ठीक है, हमने उसी तरह से लिखा है, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेक्टर, ठीक है, किस फॉर्म में हो, आई जे के फॉर्म में हो तो उनका फॉर्मूला जो है क्या बनता है। तो हमने ए डॉट बी का जो है ये हमने प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो ए डॉट बी का वहाँ पर फॉर्मूला आया था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब यहाँ हमारे पास बी और सी वेक्टर है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके लिहाज से बी और सी के लिहाज से बी एक्स सी एक्स प्लस बी वाई सी वाई प्लस बी जेड सी जेड, ठीक है। बी एक्स क्या होता है, ठीक है, बी वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है, और सी एक्स क्या होगा, ठीक है, सी वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है। बी वाई क्या होगा, बी वेक्टर का वाई कॉम्पोनेंट, और सी वाई सी वेक्टर का वाई कॉम्पोनेंट, बी जेड, ठीक है, बी वेक्टर का जेड कॉम्पोनेंट, और सी जेड सी वेक्टर का जेड कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब ये एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट क्या होते हैं, ठीक है, इन वेक्टर्स को ज़रा आप दोबारा देख लें, ठीक है, कि जो बी वेक्टर है, ठीक है, आई के साथ जो नंबर होता है साइन के साथ, ये होता है इसका एक्स कॉम्पोनेंट यानी +3। जे के साथ जो नंबर होता है, ठीक है, साइन के साथ यानी प्लस भी देखेंगे आप, तो ये होता है इसका वाई कॉम्पोनेंट यानी +1। और के के साथ जो नंबर होता है, ठीक है, ये होता है हमारा जेड कॉम्पोनेंट यानी होगा +2। सी का हमारे पास देखें आई के साथ क्या नंबर है, +1, ये होगा इसका एक्स कॉम्पोनेंट। जे के साथ नंबर क्या है, -1, ये होगा वाई कॉम्पोनेंट। और के के साथ क्या नंबर है, -1, ये होगा इसका जेड कॉम्पोनेंट। तो बस हमें इसके कॉम्पोनेंट्स हमें देखने होते हैं, ठीक है, आई जे के हमें उस फॉर्मूले में नहीं लिखना है ये। तो हमने देखें यहाँ पे आई जे नहीं होता, यहाँ पे देखें इस फॉर्मूले में आई जे के नहीं है, हमें सिर्फ उसके नंबर उठा के लिखने पड़ते हैं कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें मैंने उनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं, ठीक है, 3 1 1 -1 2 -1। ये भी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 को 1 से 3, ठीक है, 1 1 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस माइनस -1, और ये भी हो जाएगा 2 1 2, और ये प्लस माइनस -2, -1 -2 ऐड करेंगे -3, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ गया 0। अब इन दो जो वेक्टर्स हैं बी और सी, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहीं पे, ठीक है, आप चाहें तो यहीं पर इसको स्टॉप करके इसका रिजल्ट बता सकते हैं, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट में कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर, यानी एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहीं से आपके पास प्रूव हो गया है, ठीक है। यानी आप इसके बाद अगर आगे नहीं भी सॉल्व करते हैं और स्टेटमेंट में बता देते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, ठीक है, और उसके बाद जो आप बता दें बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बी एंड सी आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर भी आप फिनिश कर सकते हैं और चाहें तो आप जो है अपनी तसल्ली के लिए इसका एंगल भी कैलकुलेट करके शो कर सकते हैं कि इसका एंगल 90 डिग्री आ रहा है। अब देखिए उस फॉर्मूले में मैंने अगर बी डॉट सी क्या लिया है मैंने, ठीक है, बी डॉट सी की वैल्यू मेरे पास 0 आई है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 0 लिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने बी और सी अभी कैलकुलेट नहीं किया, यानी बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड नहीं कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास बी और सी का कोई भी मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर या आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम बी और सी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 के अलावा कोई और नंबर आता है, जैसे हम एंगल मालूम कर चुके हैं, एंगल के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे जब कोई और नंबर आता है तो फिर हम यहाँ पर बी और सी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके लिखते हैं और फिर हम उसको डिवाइड करते हैं और फिर हम एंगल मालूम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 है तो ये नेसेसरी नहीं है बी और सी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, आंसर क्योंकि 0 आएगा, तो कॉस थीटा 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस इधर लेके आएगी, कॉस इनवर्स हो जाएगा ये, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। आपको पता है कि कॉस जो है वो 0 की वैल्यू किस एंगल पर देता है, ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट और कॉस प्रेस करें, कॉस इनवर्स आ जाएगा, आगे 0 लिखें और इक्वल करें, आपके पास 90 आंसर आएगा, यानी 90 डिग्री पर जो है कॉस की वैल्यू आती है 0। तो एंगल हमारे पास आ गया, एंगल बिटवीन बी एंड सी इज़ 90। इसका मतलब है देखिए यहाँ आपने इसको प्रूव किया है, तो बी एंड सी क्या है, परपेंडिकुलर है क्योंकि एंगल 90 आ रहा है। और क्या प्रूव हो गया है कि वेक्टर ए बी एंड सी जो हैं, ठीक है, फॉर्म कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो हमने ट्राइंगल का पहले प्रूव किया था और 90 डिग्री से हमें, ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल है मॉडल पेपर का, वो है आपका पार्ट नंबर 6, ठीक है। ये देखें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। 2 कोहेरेंट सोर्सेज आर प्लेस्ड 1.8 centimeter apart. Interference fringes are obtained on screen 80 centimeter away. The fourth bright fringe is at a distance of 1.08 centimeter from the central fringe. Calculate the wavelength of the light used. ठीक है, अब यहाँ पर पहले आप देख लें कि क्या इसकी पिक्चर है, ठीक है। होता क्या है, यंग डबल स्लिट में हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट होती है, ठीक है, और फिर आगे इसके डबल स्लिट्स होती हैं, ठीक है। और ये डबल स्लिट जो हैं बिहेव करती हैं जस्ट लाइक 2 सोर्सेज, 2 कोहेरेंट सोर्सेज। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्लिट्स हैं जो कि 2 कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव कर रही हैं। इसमें से जो आपके वेव्स निकलेंगी वो क्या होंगी, कोहेरेंट होंगी, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं अगर इसकी जगह कि जो स्लिट नंबर S1 और ये स्लिट नंबर S2 है, 2 स्लिट्स हैं, इनकी जगह अगर हम क्या रखें, 2 सोर्सेज रख दें, ये सोर्सेज ऑफ लाइट रख दें जो कि बिल्कुल कोहेरेंट हो, ठीक है, S1 और S2 की जगह, तो ये आपको उसी तरह से फ्रिंजेस देंगी जैसे यंग डबल स्लिट में हमें फ्रिंजेस मिलती हैं। अब देखिए फ्रिंजेस में क्या होता है, ठीक है, फ्रिंजेस में ये होता है यहाँ पर कि ये जो स्लिट जो होती हैं, ये 2 सोर्सेज होती हैं, इनकी जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये यहाँ पे बनती है हमारी सेंटर वाली फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज बनती है। और यंग डबल स्लिट में यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है, ठीक है, सेंट्रल वाली उसकी वो होती है ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। और उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 0 ऑर्डर, ठीक है। तो हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को कहते हैं, ये 0th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज है। उसके बाद ऑल्टरनेट क्योंकि फ्रिंजेस बनती हैं, अगर यहाँ पे ये ब्राइट है तो ठीक है, फिर ये डार्क बनेगी, ठीक है, फिर ये ब्राइट बनेगी, फिर ये डार्क बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी, फिर ये डार्क, फिर ये ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। और इसी तरह से नीचे भी होती हैं, ठीक है, ये ब्राइट है तो ये डार्क होगी, फिर ब्राइट होगी, फिर डार्क होगी, फिर ब्राइट होगी, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ठीक है, इस तरह से होती हैं, दोनों साइड से होती हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो सेंट्रल वाली ये ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, उसके बाद ये तो 0 ऑर्डर की है, ठीक है, इसके बाद ये वाली जो ब्राइट फ्रिंज होगी ये फर्स्ट ऑर्डर की होगी, ठीक है, फिर ये वाली जो ब्राइट फ्रिंज होगी ये सेकंड ऑर्डर की होगी, फिर ये वाली जो ब्राइट फ्रिंज होगी ये थर्ड ऑर्डर की होगी, और फिर ये वाली जो ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, इसका ऑर्डर होगा 4th। तो यहाँ हमारे जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या है, 4th ब्राइट फ्रिंज का लिखा हुआ है।
कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज जो है वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से इतने डिस्टेंस पर है ये। तो अब ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो कि किसी भी फ्रिंज का सेंट्रल फ्रिंज से, उसको आप कहाँ से लेते हैं, सेंट्रल फ्रिंज का जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से और जो भी जिस फ्रिंज की बात हो रही है उसके भी सेंटर तक आप लेते हैं। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, ठीक है, ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है। तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये होता है y4, ठीक है, क्योंकि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है तो y4। अगर थर्ड होती तो हम क्या करते, इसको y3 से डिनोट करते और वो फिर यहाँ तक का डिस्टेंस होता, ठीक है। अब ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है तो ये सेंटर से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज तक का डिस्टेंस होगा, y4 से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। अब d क्या होता है, d होता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि स्लिट्स की बात नहीं हो रही है, जिनका कोहेरेंट सोर्सेज हैं, तो यहाँ पे आप समझ लें कि ये दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये डी होगा ये, ठीक है। उसके बाद एल क्या होता है, एल होता है डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, ये टू स्लिट्स एंड स्क्रीन, ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पूरा डिस्टेंस है, ठीक है, ये होता है एल, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स एंड स्क्रीन। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है और डाटा हमारा क्या बन रहा है। देखिए, टू कोहेरेंट सोर्सेज आर प्लेस्ड, ठीक है, 1.8 सेंटीमीटर अपार्ट। तो दो जो सोर्सेज हैं, ये दोनों जो स्लिट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1.8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा डी, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज या डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, ये है डी 1.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, आएगा 0.018 मीटर। उसके बाद है कि फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन 80 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। तो यहाँ पे है डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, सोर्सेज एंड स्क्रीन, ठीक है, 80 सेंटीमीटर, ये है एल। तो इसको हम क्या करेंगे, एल से डिनोट करेंगे, 80 सेंटीमीटर, इसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे, आएगा 0.8 मीटर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.08 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो इसको हमने किस देखा था अभी डायग्राम में, किससे डिनोट किया है, y4 से, और ये हमारा 1.08 सेंटीमीटर, इसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.0108 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ठीक है। अब आपको वेवलेंथ, आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है, लैम्डा किसके लिए है, वेवलेंथ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें फार्मूला जो यूज़ करते हैं, हमने यंग डबल स्लिट में फार्मूला ड्राइव किया था, ठीक है, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, और पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस का, दोनों का अलग अलग फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो फार्मूला जो कि होता है पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। तो यहाँ पे किसकी फ्रिंज की बात हो रही है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की, ठीक है। अब ये देखें हम कैसे लिखेंगे, तो आप ये देखें कि आपके जो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको मैं आपको बता देती हूँ, वो होता है आपके पास y और यहाँ पे होता है m, ठीक है, इज इक्वल टू m लैम्डा l अपॉन डी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब अगर देखें इसमें m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो जब हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये इसका मतलब है ये y0, और y0 का मतलब है कि ये इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है। तो जब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात होती है तो y0 हमारे पास 0 आ जाता है, 0 यहाँ पे अगर 0 होगा तो बाकी वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास क्या आएगा, 0। तो y0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल से ही डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। 1 पुट करेंगे, इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर की बात होगी, फर्स्ट ये वाली फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात होगी। तो ये हो जाएगा y1, और y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 लैम्डा l अपॉन डी, ठीक है। उसके बाद अगर हम 2 पुट करेंगे तो इसका मतलब है किसकी बात हो रही है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, इस पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक की। तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा l अपॉन डी। जब 3 होगा, ठीक है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा y3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा l अपॉन डी। और जब फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है तो इसका ये डिस्टेंस जो है y4, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, ये हो जाएगा y4 इज इक्वल टू 4 लैम्डा l अपॉन डी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है जो जिस फ्रिंज की बात हो रही है उसके लिहाज से आप उसकी m की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है न्यूमेरिकल में, तो हमने यहाँ पे y4 का फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 4 आएगा।
तो y4 इज इक्वल टू 4 लैम्डा एल अपॉन डी। अब मैंने देखें लैम्डा का फॉर्मूला बनाया, डी मैंने यहाँ पे ले गई मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और 4 और एल जो है यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला बन जाएगा डी बाई 4 डिवाइडेड बाय 4L। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, डी की वैल्यू पुट की मैंने, y4 की वैल्यू पुट की है मैंने, L की वैल्यू पुट की है, ठीक है। ये सारे आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिए थे, तो लैम्डा भी आपके पास किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 4 से डिवाइड किया, फिर 0.8 से डिवाइड किया। तो आंसर आएगा मेरे पास 6.075 एक्सपोनेंट -5 मीटर। ये आ गई आपके पास वेवलेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल इसमें स्पीड ऑफ साउंड का, ठीक है। आपने पढ़ा होगा टॉपिक न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड एंड लैप्लेस करेक्शन। तो इसमें आपको देखिए मालूम करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 70 डिग्री सेल्सियस। और आगे देखें गिवन है इसमें, टेक स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 332, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखें कि स्पीड ऑफ साउंड में जो टॉपिक था उसमें जो न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड का जो आता है आपके पास फार्मूला, ठीक है, वो तो रॉन्ग होता है, न्यूटन का फार्मूला तो रॉन्ग है। उसके बाद लैप्लेस ने उसको करेक्ट किया था, तो लैप्लेस का जो फार्मूला है वो सही है, ठीक है। तो उससे आगे जितने और से फार्मूले ड्राइव होते हैं वो सही हैं। तो अब हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो हम चूज़ करते हैं किस लिहाज से कि आपके न्यूमेरिकल में, ठीक है, क्या क्या वैल्यूज़ गिवन हैं, उसके लिहाज से स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला जो है, ठीक है, यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि सबसे पहला जो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला होता है, ठीक है, वो होता है आपके पास v इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, ये लैप्लेस करेक्शन के बाद गैमा p डिवाइडेड बाय रो, ठीक है, और यहाँ पे ये अंडर रूट है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आपको जो है न्यूमेरिकल में वैल्यूज दी हुई होंगी गैमा की, गैमा होता है आपके पास रेशो Cp और Cv का, ठीक है। Cp होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp और Cv का रेशो होता है गैमा, ठीक है, और ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू दी होगी आपको न्यूमेरिकल में। इस तरह से P होता है प्रेशर और रो होती है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल में इनकी वैल्यू दी हुई है, प्रेशर की वैल्यू दी हुई है, प्रेशर होगा किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और डेंसिटी किसमें होनी चाहिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो अगर इन तीनों की वैल्यू देनी है, ठीक है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड का, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है, उसको हम ये देख लेते हैं कि क्या फार्मूला है, ठीक है, वो होता है हमारे पास गैमा, ठीक है, कैपिटल R कैपिटल T डिवाइडेड बाय M कैपिटल M, ठीक है। ये फार्मूला अब आप कब यूज़ करेंगे, जब आपको गैमा की वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है, और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी, ठीक है, 8.314, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ होगा, ठीक है। अगर एयर की बात हो रही है तो एयर का मॉलिक्यूलर मास दिया होगा। ये आपको यहाँ पर मास लेना है किसमें, ठीक है, किलोग्राम में। तो अगर आपको दिया हुआ है ग्राम में, जैसे कि फ़र्ज़ करें एयर के लिए दिया होता है 28.8 ग्राम में, ठीक है, तो अगर ग्राम में दिया है तो फिर आप उसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और आर की वैल्यू तो 8.314, ठीक है, वो सही है, और गैमा की वैल्यू क्या होती है 1.41, ठीक है, वो भी सही है। अब टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप टेम्परेचर किस में पुट करते हैं, केल्विन में। तो अगर केल्विन में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट पुट कर देंगे, लेकिन अगर सेल्सियस में दिया है तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेकंड फार्मूला, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, कि अगर आपको, ठीक है, किसी टेम्परेचर पर, ठीक है, आपको मालूम करना है, जैसे अब आपके पास देखें, अब हमारे पे ये वाला आ गया, ठीक है। अगर आपके पास आपको मालूम करना है स्पीड, ठीक है, ऑफ साउंड, ठीक है, दो टेम्परेचर पर मालूम करनी है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, मालूम करनी है दो टेम्परेचर पर। पहला है आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस और दूसरा आपका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, यानी समझ लें इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, 2 आंसर आएंगे। और यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड दे दी, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर
ठीक है 332 मीटर पर सेकंड। अब इसका एक अलग फार्मूला होता है, ठीक है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी कि इसमें अब देखें ना तो प्रेशर है, ना डेंसिटी है, ना मॉलिक्यूलर मास है, ना आर है, ठीक है, ये नहीं है, तो हम वो ये दो फार्मूले जो मैंने अभी आपको बताएं ये आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन सा करेंगे ये मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, ठीक है, वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप डाटा देख लें कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम डिनोट करते हैं वी नॉट से, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड होती है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये गिवन है, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास ये दो टेम्परेचर है, इनको हम ठीक है लिखेंगे और केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम जो फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं उसमें टेम्परेचर हमें केल्विन में पुट करना होता है। तो यहाँ पे देखें पहला टेम्परेचर मैंने लिया 50 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 मैंने ऐड किया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास केल्विन में 323, ठीक है। उसके बाद दूसरा टेम्परेचर हमारे पास है T2, ये मैंने 70 इसमें ऐड किया 273, ठीक है, आंसर आया 343 केल्विन, दोनों केल्विन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब आपको वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है इन दो टेम्परेचर पर। तो इस टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको हम V1 से डिनोट कर रहे हैं, और इस टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको मैंने V2 से डिनोट किया है, ठीक है। आप यहाँ पे VT1 भी लिख सकते हैं, VT2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। मैंने इसको सिंपल करने के लिए इसको सिर्फ V1 और V2 से डिनोट किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ये होता है फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड एट टी टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर केल्विन में होगा, इज गिवन बाय, ठीक है, VT इज इक्वल टू V0 अंडर रूट T डिवाइडेड बाय 273, और ये टेम्परेचर किस में होना चाहिए, ये केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। आपको सेल्सियस में दिया होगा, आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब पहला जो हमारे पास टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए हम अब कैलकुलेट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसको ठीक है V1 से डिनोट किया था, तो मैंने यहाँ V1 लिखा, फॉर्मूला बन जाएगा V0, ये पहले टेम्परेचर पे क्योंकि आ रहा है ये T1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 273। अब मेरे पास पहला टेम्परेचर क्या आया था कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद आया था 323, ठीक है, ये आएगा 273, और V0 की वैल्यू क्या है 332। तो अब इसको एक स्टेप में ही आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। आप पहले डिवाइड करें, 323 को डिवाइड करेंगे पहले 273 से, आंसर आएगा, फिर आप क्या करें स्क्वायर रूट ऑफ आंसर ले लें, ठीक है, फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 332, आंसर आएगा 361.125 मीटर पर सेकंड। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 50 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से आप 70 पे भी निकाल लेंगे, ठीक है, ये आपके पास 70 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, वही फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा V2 और यहाँ पे हो जाएगा T2, और T2 के आपके पास जो वैल्यू आई थी, ठीक है, 343 थी डिवाइडेड बाय 273, ठीक है, डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है, जो आंसर आएगा फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इक्वल, और फिर जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 332 से, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास स्पीड ऑफ साउंड एट 70 डिग्री सेल्सियस, और ये आ रहा है देखें 372.14। और आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होती है। इसलिए देख लें आपके पास, ठीक है, 50 पर आई है 361, ठीक है, और 70 पर आई है 372, स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो गई है। उसके बाद है हमारे पास, ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर 8, ठीक है, यानी सेक्शन बी का 8 पार्ट है, और ये प्रॉब्लम है हमारा किसका, इंक्लाइंड प्लेन का, ठीक है। ये हम अब देखें, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एट द टॉप ऑफ अ स्लोप विच इज़ 1 मीटर हाई एंड 49 मीटर लॉन्ग, ठीक है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड स्पीड एट द बॉटम ऑफ द स्लोप अज्यूमिंग दैट फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। अब यहाँ पे देखें कि ये स्लोप है, ठीक है, ये चीज़ जो है ये स्लोप है, ठीक है, ये नहीं इंक्लाइंड प्लेन। अब ये जो स्लोप है, ठीक है, ये 1 मीटर हाई है, इसकी हाइट 1 मीटर है, मैंने यहाँ पे देखें 1 मीटर लिख दिया, और इसकी लेंथ जो है, ठीक है, यानी कि ये स्लोप की लेंथ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, लेंथ है इसकी 49 मीटर, ठीक है, 49 मीटर लॉन्ग। ट्रक यहाँ पर है, ठीक है, यानी टॉप पर है ये, ठीक है, लिखा ना एट द टॉप ऑफ अ स्लोप, तो ट्रक यहाँ पर है और यहाँ पे अभी रेस्ट में, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई क्या होगी 0 होगी।
अब यहाँ पे देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है और आपको पता है कि जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। अब ये देखें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और ये साइड होती है हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है कि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है 1 मीटर, ठीक है, ये हाइट, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, 49 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में देखें एंगल गिवन नहीं है, इंक्लाइन प्लेन में आपको एंगल भी चाहिए होता है, तो इस एंगल के लिए आपको ये दो वैल्यूज दी हुई हैं 1 मीटर एंड 49 मीटर, और इसी परपेंडिकुलर, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज से आप कैलकुलेट करेंगे साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको कैलकुलेट करना है। अब ये ट्रक जो है यहाँ पे रेस्ट में, उसके बाद स्टार्ट होता है और नीचे आना शुरू होता है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद स्पीड क्या होगी उसकी एट द बॉटम ऑफ द स्लोप, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, ट्रक के अलावा समझ लें कोई अगर और भी चीज़ है, ठीक है, और आप उसको यहाँ पे रख के अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो इस स्लोप की वजह से नीचे आएगी, और जैसे जैसे नीचे आएगी उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। जब स्पीड इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो वो एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और फिर ज़ाहिर बात है कि यहाँ तक आके उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर बॉटम ऑफ द स्लोप पर आपको इसकी स्पीड कैलकुलेट करना है, वो होगी इसकी फाइनल स्पीड, ठीक है। और यहाँ पे फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन को स्मॉल f को 0 लेंगे, यानी हम वो वाला फार्मूला लेंगे जिसमें फ्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन का भी हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसको आप जो है दोबारा देख लें अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो। तो हमारे पास फ्रिक्शन के साथ भी फार्मूला होता है, और अगर हम फ्रिक्शन को 0 कर देते हैं तो फिर हमारे पास फार्मूला सिंप्लीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे अब ये देखिए हमारा डाटा जो बन रहा है वो बन रहा है परपेंडिकुलर साइड है, यानी हाइट है, ठीक है, स्लोप की 1 मीटर, और हाइपोटेन्यूज साइड है, यानी लेंथ ऑफ स्लोप है 49 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी ट्रक की 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन क्या होगा और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अब ये ट्रक जो है, ठीक है, ऐसे समझ लें कि नीचे आ रहा है। यहाँ पर देखें सबसे पहले मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखी और ये हाइपोटेन्यूज की लिखी। अब ये देखेंगे मैं एंगल कैलकुलेट नहीं करूँगी कि मैं साइन इनवर्स इधर लेके जाऊँ और 1 और 49 को डिवाइड करूँ, फिर उसका एंगल देखूँ मैं, तो ये काम मैं यहाँ पे नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता है कि हम जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें साइन थीटा आएगा। जब साइन थीटा आएगा तो मैं साइन थीटा की ये पूरी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगी, तो मुझे एंगल कैलकुलेट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 1/49। अब यहाँ पे देखिए कि आपको पता है कि इंक्लाइंड प्लेन में, क्योंकि पता है कि आपको ट्रक कहाँ आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये डाउनवर्ड मोशन है, तो इंक्लाइंड प्लेन में डाउनवर्ड मोशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, ठीक है, वो आता है एक्सेलरेशन का a = g sin थीटा, ठीक है। ये उस केस में होता है व्हेन फ्रिक्शन इज एब्सेंट, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था, ठीक है, फॉर्मूला जब फ्रिक्शन प्रेजेंट होती है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इस तरह से, ठीक है, F/m, ठीक है, a = g sin थीटा माइनस F/m। तो ये होती है आपके पास, ठीक है, ये होती है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, और ये होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि बॉडी मूव कर रही है इंक्लाइन प्लेन पे। अब यहाँ पे क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स 0 की वजह से ये चीज़ जो हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है, आपका फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा और ये हो जाएगा g sin थीटा। g की वैल्यू 9.8 होती है, साइन थीटा हमने अभी कैलकुलेट किया 1/49, तो यहाँ पे आप 9.8 को डिवाइड करेंगे 49 से, एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये इसी तरह से है कि समझ लें विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी इंजन फोर्स जो है ये ट्रक जो है नीचे आ रहा है, उस वक्त इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड एट द बॉटम ऑफ द स्लोप। इसके लिए देखिए हम डाटा के अकॉर्डिंग जो है चूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास टाइम गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, VF कैलकुलेट करने के लिए 2AS = VF² - VI²। अब मुझे VF कैलकुलेट करना है तो -VI² को मैं साइड पे लेके आ जाऊँगी, तो फार्मूला बनेगा VF² = 2AS, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस VI²।
अब इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, और ये डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ स्लोप, और ये है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये आपके पास 2, ये एक्सेलरेशन, ये आपके पास, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक, या हम कहते हैं लेंथ ऑफ स्लोप है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये 0 हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 19.6। अब ये वैल्यू आई है फाइनल वेलोसिटी, और ये स्क्वायर के साथ है, आपको स्क्वायर इसका रिमूव करना है, वी एफ स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 19.6, तो ये आएगा 4.427 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ रही है फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ ट्रक एट द बॉटम ऑफ द स्लोप। ये आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है, 4.427 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमने सारे न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर लिए हैं। और जो लास्ट न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है, उसमें है आपका प्रॉब्लम नंबर, जिसमें समझने के पार्ट नंबर 9 है ये, ठीक है। इसी सेक्शन बी का जो पार्ट नंबर 9 है वो आपका न्यूमेरिकल है बुक का, ठीक है। तो सेम बुक का न्यूमेरिकल, क्योंकि वो कॉपी हुआ है तो यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, बुक का आप देख लीजिएगा। वो ड्राइवर वाला न्यूमेरिकल है, अ ड्राइवर लिव्स, ठीक है, फ्रॉम द टावर, ठीक है। और आई थिंक मेरे पास कि वो बुक का प्रॉब्लम नंबर 6 है ये, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, वो हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में।